Good evening, all of you, and you are most welcome in Physics Impression. देखिए, हमने आपको पहले इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाए, इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ाया, उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क, वर्क डन, ये सब कुछ हमने आपको पढ़ाया। उसके बेस पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए नीट के। देखिए, अब हम आपकी गॉस थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो नीट और आईआईटी के क्वेश्चन हैं उनका ज़्यादातर जो बेस्ड हैं वो गॉस थ्योरम पर भी हैं, इसलिए पहले गॉस थ्योरम आपको और करा दे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको और कराएंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट हम करते हैं गॉस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम। देखिए, इसको हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, दैट इज गॉस गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस थ्योरम को हम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये भी कहते हैं। अब देखिए, गॉस थ्योरम को समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे, तभी हम गॉस थ्योरम को अच्छी तरह आपको समझा पाएंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, देखिए एक बात समझ लीजिए, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी सपोज करते हैं। तो जहां हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी सपोज करते हैं तो वेक्टर के अंदर डायरेक्शन भी होती है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उस सरफेस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट इज ए सरफेस, इस पर ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस नॉर्मल की आउटवर्ड डायरेक्शन में हम एरिया का डायरेक्शन लेते हैं। यानी एरिया is a scalar quantity, but in some cases it is taken as a vector. In case of vector, its direction is taken in the outward direction of normal drawn on the surface. For example, मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक। अब इस पर हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, सपोज दिस इज ds। देखिए, अगर मैं इसको स्केलर ले तो कोई परेशानी नहीं है, ये ds जो है ये आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर लूँ तो इस पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँगा ऐसे, और इस नॉर्मल की डायरेक्शन में ये ds वेक्टर लिया जाए, दैट इज ds वेक्टर एंड दैट इज ds। तो एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी सपोज करते हैं, और जब वेक्टर क्वांटिटी सपोज करते हैं तो उसकी डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन क्या होती है, उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल की आउटवर्ड डायरेक्शन में हम उसका डायरेक्शन लेते हैं। अब देखिए, मेरे पास ये सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया ds। अब देखिए, उस पर हमें डायरेक्शन दिखानी है, हमने उस पर नॉर्मल दिखा दिया ds, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्मल की डायरेक्शन में हम एरिया का डायरेक्शन लेते हैं। अब देखिए, ये नॉर्मल हम इधर भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक ही सरफेस है, सिंगल सरफेस है, तो सिंगल सरफेस पर नॉर्मल इधर भी हो सकता है, नॉर्मल इधर भी हो सकता है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एरिया वेक्टर आपकी समझ में आया। अब देखिए, उसके बाद
एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ गॉस थ्योरम को समझने के लिए, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई सरफेस है, एक बंद सरफेस है, मान लीजिए इस पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया ds। ये एरिया मान लीजिए इस पॉइंट पर जो एंगल बनाता है दैट इज सॉलिड एंगल, इसको हम डी ओमेगा कह देते हैं। सपोज ये एरिया ds है, और मान लो ये आपका r है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है कि किसी भी सरफेस का या किसी भी सरफेस पर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें, वो एरिया उस सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। एक तरह से ये कोन एंगल होता है, क्योंकि सरफेस तो आपका ये होगा, तो इस तरह से जो एंगल बनेगा दैट इज कोन एंगल, कोन के रूप में बनता है, इसलिए इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। और ये सॉलिड एंगल होता है हमारे पास डी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर, यानी कितना एरिया है और जो डिस्टेंस है या जिस पॉइंट पर हम वो सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं ये वो डिस्टेंस हम लेते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या हुआ, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, वो एरिया एलिमेंट उस सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर जो एंगल क्रिएट करता है दैट इज सॉलिड एंगल। अब देखिए अगर मान लीजिए ये जो सरफेस है ये इर्रेगुलर शेप का है, इसलिए इसके अंदर हम कहीं सेंटर तो कह नहीं सकते। अगर मैं बात करूं स्फीयर की, तो स्फीयर के अंदर तो सेंटर होगा, तो स्फीयर के अंदर टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई, दिस इज टोटल सॉलिड एंगल। याद रहे टोटल सॉलिड एंगल क्या होता है 4 पाई। समझ आई बात? तो अब देखिए आपके समझ में सॉलिड एंगल भी आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds कंसीडर किया। अब देखिए इस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस नॉर्मल की डायरेक्शन में हम इसकी डायरेक्शन लेंगे दैट इज एरिया वेक्टर। अब देखिए सपोज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल और द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस नॉर्मल की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दिस इज ई कॉस थीटा। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है देखिए एरिया इनटू इसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट।
इस छोटे से फ्लक्स को हम डी फाई ई से डिनोट करते हैं, डी फाई ई, फाई फ्लक्स, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और डी हम स्मॉल के लिए लाते हैं, यानी कि एक छोटे से एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हुआ था, एरिया ds इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ds कॉस थीटा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखिए दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली ई डॉट डी एस, जब इसको हम ओपन करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एरिया को भी हमने वेक्टर लिया है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये क्या हुआ, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज the product of area and normal component of electric field. It is defined as the product of area element and normal component of electric field। तो डी फाई ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, एरिया और उसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। तो एरिया हमारे पास ds है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ई कॉस थीटा है, या नॉर्मल कंपोनेंट ई कॉस थीटा है, तो ds इंटू ई कॉस थीटा या ई ds कॉस थीटा, या इसको हम ई डॉट ds लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें एक चीज़ देखनी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक छोटे से एरिया एलिमेंट से है। अब मान लीजिए हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, यानी पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface। देखिए पूरे सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए यहां से हम D को खत्म कर देते हैं, दैट इज फाई ई। अब जब यहां से हम D को खत्म करेंगे तो इस पर इंटीग्रल लगा देंगे, इंटीग्रल। लेकिन याद रहे कि जब इंटीग्रल एरिया के रेस्पेक्ट में होता है तो वो कहलाता है सरफेस इंटीग्रल, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ये किसी सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब देखिए सरफेस हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक ओपन सरफेस, एक क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस क्या होता है, सपोज दैट इज ए ओपन सरफेस। सपोज मैं एक रजिस्टर का पेपर ले लूँ, वो पेपर क्या है, दैट इज ए ओपन सरफेस। अब अगर उस
पेपर को मैं फोल्ड करके उसका सिलेंडर बना लूँ, उसका स्फीयर बना लूँ, स्फेरिकल शेल बना लूँ, वो क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस। तो अगर सरफेस क्लोज्ड है, if the surface is closed, if the surface is closed, then total electric flux phi E is equal to surface integral, और इसको हम बीच में से राउंड कर देते हैं। देखिए जब इंटीग्रल को बीच से राउंड करते हैं तो वो काय को शो करता है, क्लोज सरफेस को। तो E डॉट ds, देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स काय से आता है, ओपन सरफेस से। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स काय से आता है, क्लोज सरफेस से। तो आपके समझ में आ गया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया एलिमेंट। सपोज मेरे पास ये एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसका जो इसके नॉर्मल कंपोनेंट होगा, वो नॉर्मल कंपोनेंट और एरिया, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था डी फाई ई, ये एक छोटे से एरिया एलिमेंट से था। अब हम कैसे निकाल रहे हैं, पूरे सरफेस से। जब पूरे सरफेस से निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रल लगा देंगे। अब अगर इंटीग्रल को हमने राउंड नहीं किया है तो वो एरिया कैसा है, सरफेस कैसा है, ओपन। और अगर हमने उसको बीच से राउंड कर दिया तो वो कहता है क्लोज्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया क्लोज सरफेस से, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ओपन सरफेस से। अब देखिए अब हम आते हैं गॉस थ्योरम पर। देखिए गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी बंद सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लीजिए मेरे पास ये कोई बंद सरफेस है इस टाइप का, और मान लीजिए इसके अंदर ये कोई चार्ज रखा हुआ है। जब चार्ज रखा हुआ है तो हमने आपको बताया था कि चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, अगर वो पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसकी तरफ को आती हैं। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑल डायरेक्शन निकलेंगी। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, गॉस थ्योरम क्या कह रही है कि किसी भी बंद सरफेस से, क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज होता है उसका 1/ε0 टाइम होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स काय के बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि गॉस थ्योरम को हम दो तरह से स्टेट कर सकते हैं। पहला कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ सरफेस। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ सरफेस। अब देखिए मैं गॉस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं दूसरा नाम क्या दे सकता हूं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर a closed surface
is equal to the 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in a closed surface. अब देखिए गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो हम देंगे देखिए गॉस थ्योरम कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज फॉलोज फाई ई दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स काय के बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस और ये काय के बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गॉस थ्योरम। अब देखिए हमें दूसरी चीज देखनी है कि अगर सरफेस के अंदर एक से ज्यादा चार्ज एनक्लोज हैं तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम। इफ मोर देन वन चार्ज एक से ज्यादा चार्ज एनक्लोज्ड हैं then we consider algebraic sum of all the charges। यानी अगर एक से ज़्यादा चार्ज एनक्लोज्ड हैं तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे उन सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम लेंगे। देखिए हमने चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ में आपको पढ़ाया था एडिटिव नेचर। तो एडिटिव नेचर क्या कहती है कि सारे चार्जेस को हम विद साइन ऐड कर देते हैं। सपोज मेरे पास ये एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर देखिए बहुत सारे चार्जेस हैं +Q1 -Q2 +Q3 -Q4 एंड सो ऑन। अगर देखिए मैं इससे देखूं कि इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा तो दैट इज फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम Q1 -Q2 प्लस Q3 -Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। कितने भी चार्जेस हो सारे चार्जेस का हम एल्जेब्रिक सम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दें तो याद रहे कि डाइपोल पर नेट चार्ज 0 होता है और नेट चार्ज 0 होने की वजह से उससे गुजरने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि 0। मान लीजिए एक से ज़्यादा डाइपोल लग दिए जाएँ तो एक से ज़्यादा डाइपोल लग दिए जाए तब भी नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इस गॉस लॉ को हम प्रूफ करेंगे। तो गॉस थ्योरम आपकी समझ में आई। गॉस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस is equal to the 1 upon epsilon naught time the total charge enclosed in a closed surface. And Gauss theorem can be represented mathematically as follows: phi e is equal to surface integral of E dot ds is equal to q upon epsilon naught. अब देखिए अब हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। दैट इज द स्टेटमेंट एंड प्रूफ आप देखिए।
देखिए गॉस थ्योरम का हम प्रूफ कर रहे हैं देखिए पहले प्रूफ हम कर रहे हैं इर्रेगुलर सरफेस के लिए। सरफेस क्लोज्ड है लेकिन कैसे है शेप में, इर्रेगुलर, इस टाइप का। देखिए इस टाइप का कोई सरफेस है और इस टाइप के सरफेस के अंदर यहां कोई चार्ज है प्लस क्यू। अब देखिए हमने क्या किया, इस पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया ds। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारे पास r है। अब देखिए इसका जो एरिया है दिस इज ds। अब देखिए अब हम इसको नॉर्मल की डायरेक्शन में लेंगे तो इस पर हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज ds वेक्टर और ये एंगल थीटा है। अब देखिए इससे हमने इसको मिला दिया, दिस इज सॉलिड एंगल d ओमेगा। अब देखिए अगर मैं इस एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट लूं तो ये आ जाएगा आपका ds जो इस पर नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस छोटे से एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई क्या है, एक छोटे से एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डी फाई ई बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई कोस थीटा ds, या इसको हम कह दें ई ds कोस थीटा। देखिए ये एरिया ds है और इसके नॉर्मल जो आया दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो ds कोस थीटा हो गया, तो ई ds कोस थीटा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं डी फाई ई, इसलिए फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई ds कोस थीटा। अब ये सरफेस चूंकि बंद है तो इसको हम राउंड कर देंगे बीच से, ये आया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। नाउ द सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर एंड दिस इज ds कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे Q तो कांस्टेंट है, जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, r डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे। तो दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड सरफेस इंटीग्रल किसका हो जाएगा ds कोस थीटा। ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखिए इस r स्क्वायर को हमने अंदर रखा इंटीग्रल के। अब क्या होगा देखिए फाई ई इज इक्वल टू व Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ds कोस थीटा दैट इज एरिया एलिमेंट वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर दैट इज सॉलिड एंगल, दिस इज सरफेस इंटीग्रल d ओमेगा। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल d ओमेगा, दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ d ओमेगा, यानी कि टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई। ये अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई। तो देखिए पहले हमने क्या किया,
एक छोटे से एरिया एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, फाई डी फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा डी एस या ई डी एस कॉस थीटा। डी एस कॉस थीटा क्या हो गया? एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट। तो नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमारे पास क्या हुआ? ई डी एस कॉस थीटा। ई हमारे पास क्या है? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। अब क्यू अपॉन 4πε0 को हमने बाहर निकाला, क्या बचा? सरफेस इंटीग्रल डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर दैट इज सॉलिड एंगल, दैट इज सॉलिड एंगल। अब तो इसका सरफेस इंटीग्रल हो रहा है, तो टोटल सॉलिड एंगल हमारे पास कितना होता है? 4π होता है। 4π से 4π कैंसिल, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रूफ। ये हमने गॉस थ्योरम प्रूफ की, काहे के लिए? अगर क्लोज सरफेस इर्रेगुलर शेप का है। अब देखिए, अब हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे अगर वो स्फेरिकल शेप में है। ये गॉस थ्योरम थी किसके लिए? इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप। अब देखिए, अब हम प्रूफ कर रहे हैं। फॉर स्फेरिकल शेप, प्रूफ किसका? गॉसियन थ्योरम का, गॉस थ्योरम का। और स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप यानी कि अगर क्लोज सरफेस स्फेरिकल शेप में है तो इस कंडीशन में दैट इज अ स्फेरिकल सरफेस। यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, दिस इज डी एस। अब देखिए, यहाँ नॉर्मल से पास होगा, दिस इज डी एस। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है, दिस इज ई। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ई और डी एस के बीच में एंगल 0 है और स्फेरिकल सरफेस की रेडियस आर है। अब देखिए, इस छोटे से एलिमेंट से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट डी एस या ई डॉट डी एस। इसको जब हम ओपन करेंगे, दिस इज ई डी एस कॉस 0। Electric field and ds both lies in the same direction, so the angle between E and ds is 0. Therefore, EDS, that is electric flux passing through a small area element ds. Now total electric flux phi E is equal to surface integral E ds। और surface कैसा है? क्लोज, राउंड करेंगे। So the surface integral E की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब देखिए, यहाँ से हम Q अपॉन 4πε0 सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे। तो फाई ई की वैल्यू हमारे पास क्या हुई? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल डी एस। अब देखिए, ये स्फीयर है, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr स्क्वायर। सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस का मतलब क्या है? कि जो स्फेरिकल सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया दैट इज 4πr स्क्वायर। दिस इज q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर एंड दिस इज 4πr
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रूव्ड। अब ये गॉस थ्योरम हमने आपको दोनों तरीके से प्रूव कराई, एक इर्रेगुलर शेप के लिए, दूसरी स्फेरिकल शेप के लिए। अब देखिए गॉस थ्योरम पर बेस्ड पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट पता चले कि किस तरह से हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए हमारे पास एक चीज समझ लें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस ये होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स जेड प्लेन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई जेड प्लेन। हमारे पास 3 प्लेन होंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे पास वर्टिकल होता है। तो एक्स और वाई ये एरिया, ये क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, दिस इज एक्स जेड प्लेन। ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, दिस इज वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब देखिए एक चीज हम और देख लें, अगर मान लो कोई सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन पर जो नॉर्मल होगा वो ये होगा, यानी कि नॉर्मल पैरेलल होगा जेड एक्सिस के, और जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर के कैप होता है। देखिए एक बात और समझ ले, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप होता है। अब देखिए हम आपको प्रॉब्लम ये दे रहे हैं कि एक स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, आई स्क्वायर सरफेस, आई स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर सरफेस है, साइड कितनी है उसकी? 10 सेंटीमीटर। लाइज along the xy plane, xy प्लेन के अलोंग लाई करता है। अब देखिए हम देख लें कि xy प्लेन हमारे पास कौन सा हुआ? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो प्लेन जो है हमारे पास ये है। इसके ऊपर नॉर्मल जो होगा वो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा और यूनिट वेक्टर क्या होगा जेड एक्सिस के अलोंग? के कैप। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, E इज इक्वल टू 10 की पावर 4 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए हमें क्या निकालना है? उस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, पासिंग
थ्रू इट, यानी उससे गुजरने वाला हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे पास कितना है, ई वेक्टर इज इक्वल टू 10⁴, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। I, j, k are the unit vector along x, y and z axis। x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i होता है, y के अलॉन्ग j, z के अलॉन्ग k। अब देखिए एरिया हमारे पास कितना है, ds इज इक्वल टू, देखिए एरिया जो है उसकी जो स्क्वायर सरफेस है उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। अब देखिए साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10⁻², 10 सेंटीमीटर दैट इज द CGS यूनिट। हम इसको ऐसा यूनिट पे चेंज करेंगे, दिस इज 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, दिस इज 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब देखिए जब हम इसको वेक्टर में चेंज करेंगे तो देखिए हमारा जो स्क्वायर सरफेस था वो XY प्लेन में था, दिस इज x, दिस इज y। तो स्क्वायर सरफेस हमारा इस तरह से रखा हुआ है, इसके ऊपर नॉर्मल ये आया, तो नॉर्मल जो है हमारे पास किसके पैरेलल है, z एक्सिस के। इसलिए हम इस एरिया को जब वेक्टर बनाएंगे तो दिस इज 10⁻² k कैप। कैप लगा दें तो भी सही है, ना लगाएं तो भी सही है, i, j के यूनिट वेक्टर ही होते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू E डॉट ds। यहाँ पे इंटीग्रल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है हमारे पास, E डॉट ds। अब देखिए E डॉट ds, E वेक्टर हमारे पास कितना है, E है हमारे पास 10⁴, 2i प्लस 3j प्लस 4k, डॉट। अब देखिए ds वेक्टर हम पे कितना है, 10⁻², 10⁻²k। अब देखिए इसको हम कैसे लिख लेंगे, दिस इज 10⁴, 10⁻², दिस इज 10⁻²। अब ये हुआ हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब देखिए यहाँ पर केवल k है डॉट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0i प्लस 0j प्लस k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हम i वालों का i वालों से मल्टीप्लाई करते हैं, j वालों के कोफिशिएंट का j वालों से, k का k वालों से। यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 0, तो दिस इज 10⁻², 2 × 0 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 1, दिस इज 0, 0 मीन्स 4 × 10⁻²। ये क्या हुआ हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया 4 × 10⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक यूनिट और भी होती है, ध्यान से देखें।
देखिए नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। तो SI यूनिट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट क्या हुई, वोल्ट अपॉन मीटर, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, वोल्ट इनटू मीटर। तो वोल्ट इनटू मीटर दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये चीज़ पूछी भी जाती है, वोल्ट इनटू मीटर दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Voltmeter that is a instrument which gives the potential difference between 2 points in a circuit. Volt into meter, this is the SI unit of electric flux. Voltmeter that is the instrument, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट, विच गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। एक चीज और होती है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर इट इज ए कंटेनर, वोल्टामीटर क्या है, एक बर्तन है, इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को किसी कंटेनर में रखकर उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल के उसमें करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन अपने आयंस में टूट जाता है, अपोजिट आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जिस कंटेनर में किया जाता है उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। चूंकि ये नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए वोल्ट पर मीटर दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट इनटू मीटर दैट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, voltmeter that is the instrument which gives the potential difference between 2 points in a circuit, voltameter it is a container in which the process of electrolysis takes place। electrolysis क्या है, when the solution of electrolyte is put in a container and current is passed through it by electrodes, ठीक है, then it dissociate into their ions and opposite ion reaches on their opposite electrode। this process is known as electrolysis। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जिस कंटेनर में होता है उसको हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को जब हम किसी कंटेनर में रखकर उसमें इलेक्ट्रोड डालते हैं और करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन अपने आयंस में टूट जाता है, ठीक है, और अपोजिट आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचते हैं। मान लो पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रोवैलेंसी से बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफेरेंस से बनते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे आपका सिल्वर नाइट्रेट, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आपकी समझ आया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, इसे देखिए आप। देखिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। देयर इज ए क्यूब ऑफ साइड स्मॉल a एंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्यूब एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन सरफेस ऑफ द क्यूब। देखिए एक क्यूब है
ये क्यूब का कहीं सेंटर आता है, इस सेंटर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो देखिए पूरे क्यूब से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्यूब के अंदर 6 सरफेस होते हैं, तो एक सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो इस क्यूब के सेंटर पर कोई डाइपोल रखा होता तो डाइपोल पर नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए पूरे क्यूब से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता और एक सरफेस से भी गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक शेल हैं जिनके ऊपर चार्ज प्लस क्यू और प्लस 2q है। इनकी रेडियस r और 2r है। मान लीजिए ये शेल A है और ये शेल B है। हमें निकालना है फाई A अपॉन फाई B का रेशियो, यानी दोनों शेल से A और B से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना। अब देखिए A जो शेल है इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q, तो A से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई A इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब हम B शेल से निकालेंगे तो B शेल से क्या होगा, B के अंदर एक तो अपना चार्ज 2q है और साथ में ये चार्ज भी एनक्लोज्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में नेट चार्ज कितना होगा, 2q प्लस q। दिस इज 2q प्लस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई A भी हमारे पास आ गया है, फाई B भी आ गया है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, फाई A अपॉन फाई B, दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। q से q, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1/3, दैट इज द रेशियो। देखिए अब हम इसके बाद आपको गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए। और भी जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ और फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में हमारी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।